जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं। जीवन में सफल होने के मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो कड़ी मेहनत करता है, कड़ी लगन से परिश्रम करता है, उन्हीं को सफलता मिलती है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमएसवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे, यानी क्लास 10th का 7th चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इससे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, यानी इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं, डेफिनेशन है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्योमेट्री के। तो हमारे पास इसमें कार्तीय तल होता है, उसमें दो एक्सिस होते हैं। एक का नाम होता है एक्स एक्सिस। क्या नाम होता है? एक्स अक्ष। और इसी को वापस बोल देते हैं एक्स डैश अक्ष। दो लंबवत रेखाएं होती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये कार्तीय तल बनता है। क्या बनता है? कार्तीय तल बन जाता है हमारे पास। इसमें हमारे 2D में यानी 2 डायमेंशंस होती है। कितनी डायमेंशंस है? 2 ही डायमेंशंस होती है अभी हमारे। तो हम 3D की बाद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2D डायमेंशंस ही है। तो एक्स एक्सिस को हम नाम देंगे भुज। क्या नाम देंगे? भुज या एब्सिसा। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? एब्सिसा, भुज या एब्सिसा। फिर आता है हमारे पास वाई एक्सिस। क्या आता है? वाई अक्ष, और इसको बोल सकते हैं वाई डैश। क्या बोल सकते हैं? वाई डैश। इसको हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। वाई एक्सिस का क्या नाम है? कोटि। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट वाई अक्ष को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स अक्ष को एब्सिस या भुज बोलते हैं, इसको कोटि भी बोलते हैं। ये भी वर्ड याद होना चाहिए, एग्जाम में इसी से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। फिर इधर सारे नंबर प्लस के आते हैं। क्या आते हैं? प्लस के। जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर प्लस के आएंगे, और इधर भी सारे नंबर किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। ये दोनों हमारे पास धनात्मक होते हैं। दोनों एक्सिस कौन सा होता है? धनात्मक। इसको क्या बोल सकते हैं हम? धनात्मक या पॉजिटिव। और ये भी हमारे पास क्या होता है? धनात्मक या पॉजिटिव। ये वाई डैश एक्सिस ये होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। यानी ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ हमेशा सारी संख्या कौन सी आएगी? ऋणात्मक आएगी। और इस अक्ष से इधर की तरफ कौन सी आ जाएगी? ऋणात्मक संख्या है, यानी यहां पर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव, इस प्रकार। और इधर भी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। अब इस ओ बिंदु जहां पर दोनों लंबवत रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, उसे ओ बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। सॉरी, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु को हम क्या नाम दे सकते हैं? ओरिजिन पॉइंट। तो अब हमारे पास ये एक्स के नाम हो गए, वाई एक्स का नाम हो गया, ओरिजिन पॉइंट हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं इसमें सिंबल कौन सा किधर आएगा? कोऑर्डिनेट। क्या वर्ड है? कोऑर्डिनेट या निर्देशांक। निर्देशांक या हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स और वाई की दो वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई की दो वैल्यू होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। जैसे ये पी पॉइंट है। क्या है? पी पॉइंट। तो इस कोऑर्डिनेट के सारे सिंबल दोनों प्लस की वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसको क्या नाम देंगे? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। क्या नाम देंगे? चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, क्योंकि 4 भागों में बंट गया। 4 चतुर्थांश का तो चौथा हिस्सा। ये पूरा एक गोला है मान लिया, तो इसका फर्स्ट हिस्सा ये हो गया, ये सेकेंड हिस्सा हो गया, ये थर्ड हिस्सा, और ये फोर्थ हिस्सा। यानी 4 ही हिस्से बने, तो चारों का नाम दिया फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। या इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेट। क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेट। क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट यानी चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में हमेशा दोनों वैल्यू प्लस की आती है। किसकी आती है? प्लस की। सेकंड में ये हमेशा फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्स का होता है। किसका होता है? एक्स एक्स का। और दूसरी वैल्यू होती है वाई एक्स की। तो यहां पर ये एक्स एक्स भी प्लस है और वाई एक्स भी क्या है? प्लस। इसलिए दोनों वैल्यू किसकी है? प्लस की। यहाँ एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे तो माइनस की आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का सिंबल। फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे, वाई प्लस होता है, मैंने लिख दिया माइनस प्लस।
यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले x का मान लेंगे जो माइनस है, फिर y का मान लेंगे वो भी क्या है, माइनस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों संख्या माइनस की आती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान प्लस का है, y का मान माइनस का है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी संख्या आएगी, प्लस और माइनस की संख्या आएगी। फर्स्ट वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस की है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे क्योंकि दोनों प्लस के सिंबल है, इसी में आता है। 3 एंड -3 ये कौन सा चतुर्थांश में आएंगे, किस हिस्से में आएंगे, तो हम देखेंगे प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल। पहले प्लस, x का मान प्लस और y का मान माइनस, किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएंगे। ये तो हमारे पास हो गया इसमें सिंबल कौन सा किधर आता है। अब यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया P ऑफ x एंड y, P पॉइंट है, x एंड y, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, x और y कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने इसको पॉइंट को दोनों पॉजिटिव नंबर लेके इसको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर। तो इस P बिंदु के सही से ध्यान देना, यहाँ पर 4 पॉइंट लिखेंगे हम। P बिंदु के यानी P बिंदु का भुज कितना है, P बिंदु का भुज क्या है। P बिंदु का भुज, अभी हमने पढ़ा भुज एब्सिसा को बोलते हैं, और एब्सिसा इसमें कितनी है, x का मान कितना है, x से। तो P बिंदु का भुज कितना होगा, x, यानी इसको बोल सकते हैं P बिंदु का x का मान कितना होगा, x होगा, x का मान, यानी x एक्स पे इसका मान कितना है, x है। यदि मैं बोलता P बिंदु की कोटि, P बिंदु की कोटि कितनी है, इसकी कोटि का मान कितना है, तो P बिंदु की कोटि कितनी है, y है, क्या है, y। यानी जब उसका भुज पूछे तो हम बोलेंगे x, और जब कोटि पूछते तो बोलेंगे y। P का x कितना है, x है, P का y का मान कितना, y एक्सिस पे कितना है, y है। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है P बिंदु की अक्ष से दूरी कितनी है, x अक्ष से कितनी दूरी है। अब क्या पूछा, P बिंदु की x अक्ष से दूरी, जो x से कितना दूर है, x से कितना ऊपर है, हमें यह बताना है। इसकी दूरी कितनी है, x अक्ष से दूरी कितनी है, x से कितना दूर है। तो यहां से देखेंगे तो x से कितना दूर है, एक कॉलम ये हो जाएगा, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार जब ये कॉलम आएगा तो यहाँ पर कौन सा कॉलम आएगा, वही तो होगा, लेकिन वो कौन सा होगा हमें कैसे पता चलेगा। तो x अक्ष से दूरी पूछा है तो y होगा, कितनी होगी, y, क्योंकि x अक्ष का तो मान इधर चलता है और y अक्ष का मान ऊपर चलता है। और ये पूछा ऊपर कितना बिंदु है, ऊपर कितना बिंदु है, क्योंकि x से दूरी पूछ रहा है, x का अर्थ तो x से कितना ऊपर है या x से कितना नीचे। x से दूर तो तभी तो होगा, ये तो y से दूर हो जाएगी इधर, x से दूर कब होगा, या तो ऊपर या नीचे। ऊपर और नीचे किसका मान होता है, y एक्सिस का होता है। तो x से दूरी कितनी हो जाएगी, y, और P बिंदु की y से दूरी, P बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, P बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये भी मोस्ट पॉइंट, यानी P बिंदु की y से दूरी, y अक्ष से कितना दूर है, y से कितना आगे है, कितना दूरी पे खड़ा है। तो y से दूर तो या तो इधर होगा या फिर y से दूर इधर होगा, या तो y से दूर इधर आएगा या y से दूर इधर आएगा। दोनों तरफ किसकी वैल्यू चल रही है, x की वैल्यू चल रही है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था P बिंदु का भुज कितना है या x अक्ष कितना है, तो कितना हो जाएगा, x होगा, जो पूछा गया वही होगा। और कोटि पूछ ली तो कोटि y होगी। यदि इसकी P बिंदु की भुज से दूरी पूछ लेता है, x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज से दूरी पूछता है, तो वो आएगा हमारे पास y का मान, यानी कोटि आएगी, क्या आएगी, कोटि, क्योंकि ऊपर और नीचे वो होती है दूरी। और P बिंदु की y अक्ष से दूरी यानी कोटि से कितना दूर है, तो हम भुज बताएंगे, क्योंकि y अक्ष से तो इधर या तो या इधर होगा। ये हमारे पास इसके निर्देशांक ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट पॉइंट, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक, कोई भी बिंदु x अक्ष पे है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे। x अक्ष पे बिंदु है, यानी जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा कार्तीय तल,
इस प्रकार का तीर्थल। तो इसमें जो x एक्स पे बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, तो यहाँ पर y का मान कितना है, इधर देखेंगे तो y 0 है, y क्या है 0, और x का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो x एंड 0। तो हमारे पास x एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x और 0 होगा, यानी y का मान कितना होगा 0 होगा। और दूसरा मान y एक्स पर स्थित बिंदु, y एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, कोई भी बिंदु y एक्सिस पे है तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, y एक्स पे बिंदु है, y इधर है तो x का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x के मान तो यहाँ पर कितना है 0 है, और y का मान कुछ भी हो सकता है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और y, और x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x एंड 0। अब हम देखेंगे कुछ सूत्र, क्या देखेंगे सूत्र यानी फॉर्मूले। फर्स्ट दूरी सूत्र, दूरी सूत्र या बोल सकते दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे मेरे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया, कहीं पर भी ले सकता हूँ। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, ये वाली, ये P बिंदु x1 y1 है, Q बिंदु है x2 y2, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये P बिंदु और ये Q बिंदु, x2 y2, क्योंकि निर्देशांक है, निर्देशांक मैंने x1 और y1 ले लिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र, दूरी ऑफ P ऑफ Q, दूरी ऑफ P ऑफ Q, दूरी सूत्र क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम ये क्यों करते हैं दूरी सूत्र का, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी वाला क्या है हमें डेराइव नहीं करना है, यानी इसको प्रूफ नहीं करना, केवल हमें समझना है फॉर्मूला ये आया कैसे। तो हम यहाँ पर इसको मैंने इस प्रकार एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया रेक्टेंगल ट्राइंगल, इसी प्रकार का रेक्टेंगल ट्राइंगल बनेगा, थोड़ा बड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, तो एक रेक्टेंगल बनेगा और ट्राइंगल बनेगा, कौन सा बनेगा ट्राइंगल, सॉरी क्या बनेगा ट्राइंगल, और ट्राइंगल यानी त्रिभुज बनेगा, और वो त्रिभुज कौन सा बना हमारे पास 90 डिग्री का, दोनों से 90, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी x2 माइनस x1, क्योंकि ये x2 है और ये x1 है, दोनों दूरी, और यहाँ से क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। और हमारे पास ये दूरी ज्ञात करनी, ये कर्ण है, पाइथागोरस थ्योरम से हम ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूरी सूत्र हो गया। अब किसी भी बिंदु की कोई भी बिंदु है, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, मूल बिंदु से दूरी, कोई भी बिंदु है उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो अब हमारे पास इधर देखेंगे हम, तो मूल बिंदु से दूरी होगी, तो एक तो हमारे पास यही होगा, और दूसरा मूल बिंदु है तो वो 0 और 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और 0, यानी एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 और 0 होगा, तो हम लिखेंगे दूरी इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये दूरी ज्ञात करने के फॉर्मूले है। विशेष केस में जब क्या हो मूल बिंदु से दूरी पूछता है, तब हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और अन्यथा दूरी सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का रूट। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, दूरी सूत्र पर आधारित, दूरी सूत्र पर आधारित, दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, हल करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। जब से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, सिद्ध कीजिए कि दी गई आकृति या दिए गए बिंदु, दी गई आकृति या दिए गए बिंदु, दी गई आकृति या दिए गए बिंदु
दी गई आकृति या दिए गए बिंदु। फर्स्ट वर्ग हो, क्या हो, वर्ग हो। वर्ग कब होगा, जब चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, साथ में विकिर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, विकिर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब वह दिए गए बिंदु क्या होंगे, वर्ग के होंगे। वर्ग के बिंदु कब होंगे, जब चारों भुजाएं बराबर आए और विकिर्ण भी क्या है, बराबर आए। ये हम चतुर्भुज के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी चतुर्भुज, यानी इसमें ये चारों भुजाएं बराबर आएगी और साथ में हमारे पास विकिर्ण भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। जो इसके विकिर्ण होते हैं वो विकिर्ण भी क्या निकालना, हमें बराबर निकालना है। तो हमें दूरी सूत्र से चारों भुजाएं बराबर और विकिर्ण बराबर लाना है। दूसरा, यदि आयत हो, क्या हो, आयत। आयत कब होगा, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। कब, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, भुजाएं बराबर हो, तथा विकिर्ण भी क्या हो, बराबर हो, विकिर्ण भी क्या हो, बराबर हो। विकिर्ण भी बराबर होने चाहिए और आमने सामने की भुजाएं बराबर होने चाहिए। चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वो आयत वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग, यानी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और रेक्टेंगल, जब उसके रेक्टेंगल, आयत कब होगा, जब ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो और विकिर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और ये चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो वह वर्ग होगा। और जब आमने सामने भुजाएं बराबर हो और विकिर्ण भी बराबर हो तो क्या होगा, आयत। तीसरा, समचतुर्भुज, रोम्बस। क्या होता है, रोम्बस, यानी समचतुर्भुज कब होगा, और चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। विकिर्ण बराबर हो गए तो हम बोल देंगे वर्ग है, और विकिर्ण बराबर नहीं है, विकिर्ण बराबर नहीं है, विकिर्ण बराबर नहीं है, तो वह क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। यदि विकिर्ण बराबर हो गए तो हम बोलेंगे वो वर्ग है। क्या है, वर्ग। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकिर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज होगा। और 4 नंबर, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब होगा, जब चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकिर्ण बराबर नहीं हो, विकिर्ण बराबर नहीं हो, तब क्या होगा, वो समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन विकिर्ण बराबर नहीं है। यदि विकिर्ण बराबर हो गया तो हम बोल देंगे आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत। ये तो थे चतुर्भुज के लिए। अब यदि आपको पूछता त्रिभुज के लिए, अब ये तो थे चतुर्भुज के लिए, किसके लिए थे, चतुर्भुज के लिए। अब हम देखेंगे त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कब होगा, समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, तो वह क्या हो जाएगा हमारे पास, समबाहु त्रिभुज। और नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब दो भुजाएं बराबर हो, जब दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, यानी इसमें तो ये तीनों भुजाएं बराबर होगी और इसमें ये दो भुजाएं बराबर होगी और तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। और विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कब होगा, जब तीनों भुजाएं असमान हो, जब तीनों भुजाएं क्या हो, असमान, जब तीनों भुजाएं असमान हो, बराबर नहीं हो, भुजाएं असमान हो, बराबर नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। यानी हम इनमें दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, यदि दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न है। और तीसरा आता संरेख बिंदु।
नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं? संरेख बिंदु का अर्थ होता है हमारे पास तीन बिंदु है वो एक ही लाइन पर स्थित है क्या। संरेख बिंदु एक ही लाइन पर स्थित है क्या, हमें यह पूछा जाएगा। ये संरेख बिंदु क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट, यानी तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी का प्लस इस तीसरी दूरी के क्या हो? बराबर हो। मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC। AB की दूरी और BC की दूरी को प्लस करेंगे तो AC के बराबर आती है, तो हम वो कौन से बिंदु हो जाएंगे? संरेख बिंदु हो जाएंगे। यदि दोनों की दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आता है तो वो संरेख बिंदु नहीं होंगे। तो संरेख बिंदु के लिए AB प्लस BC का दूरी का योग AC के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जिसके दो भाग होते हैं, एक तो होता अंतः विभाजन, अंदर की तरफ विभाजन, और दूसरा होता बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, हम ओनली अंतः विभाजन पढ़ेंगे, बाह्य विभाजन हमारे सिलेबस में नहीं है। विभाजन टू टाइप से होता है। कोई भी एक रेखा है, रेखाखंड है, उस रेखाखंड को विभाजित करना। दो बिंदु से मिली एक रेखाखंड है, उसको विभाजन करना, उसको बांटना। तो उस बांटने वाले विभाजन बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए विभाजन बिंदु या विभाजन सूत्र बोल सकते हैं। वो किस प्रकार होगा? अंतः विभाजन अंदर की तरफ, बाह्य विभाजन बाहर की तरफ। जैसे ये बिंदु है P x1 y1 और दूसरा बिंदु है Q x2 y2 x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु A x और y किस अनुपात में विभाजित करेगा? m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो इस A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम विभाजन, अंतः विभाजन की बात हो रही है हमारे ओनली, बाह्य विभाजन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अंतः विभाजन में x का मान ज्ञात करना। बिंदु A के लिए, बिंदु A के लिए x का मान ज्ञात करने के लिए x1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 को m2 से मल्टीप्लाई करो प्लस x1 को m2 से मल्टीप्लाई करो प्लस x2 को m1 से मल्टीप्लाई करो अपॉन में m1 प्लस m2। किसके लिए होगा? x के लिए। क्या होगा? x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो y के लिए हम y के निर्देशांक लेंगे, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। जो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये तो गया अंतः विभाजन के लिए। किसके लिए? अंतः विभाजन के लिए। यदि बाह्य विभाजन का आपको फॉर्मूला पूछ लेता है, केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए ओनली फॉर्मूला देख रहे हैं। बाह्य विभाजन के लिए सूत्र क्या होता है? यदि ये बाह्य तरफ विभाजित करेगा तो हमारे पास x का मान होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, x1 m2 माइनस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का हो जाएगा y1 m2 प्लस y1 m2 माइनस, यहाँ क्या होगा? माइनस y2 m1 अपॉन m1 माइनस m2। ये बाह्य विभाजन के लिए सूत्र होगा। किसके लिए होगा? बाह्य विभाजन के लिए सूत्र। विशेष केस, विशेष स्थिति क्या होती है? जब मध्य बिंदु हो, क्या हो? मध्य बिंदु हो या m1 और m2 का रेशियो इक्वल हो, m1 रेशियो m2 क्या हो? इक्वल हो, m1 बराबर m2 हो, दोनों क्या हो? बराबर हो। विशेष स्थिति में मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो, मिड पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू x1 प्लस x2 करेंगे
अपॉन में 2 लिख देंगे, क्योंकि मध्य बिंदु को तो दोनों बराबर है, ये भी 1 और ये भी 1 है, तो 1 का तो कोई सेंस नहीं, और 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मध्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास 3 बिंदु है, 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये हमारे पास 3 बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 ब्रैकेट x1 ये x1 हो गया, y2 माइनस y3 प्लस x2 लिया तो अब y3 माइनस y1 और x3 ब्रैकेट x3 व y1 माइनस y2, ये हो गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। विशेष केस, विशेष स्थिति, क्या विशेष स्थिति है, जब तीनों बिंदु सरेख हो, जब तीनों बिंदु सरेख हो, तीनों बिंदु क्या हो, सरेख हो। कब सरेख होंगे, सरेख कब होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम कहेंगे ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। त्रिभुज के तीनों बिंदु जब क्या हो जाए, सरेख हो जाए, यानी तीनों बिंदु एक ही लाइन पे स्थित होंगे, तो हम बोलेंगे ये सरेख है, और उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें हमें कुछ कंडीशन में अननोन वैल्यू दे देती, इसमें से एक या दो वैल्यू, एक वैल्यू, तो उस वैल्यू का कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करना, 0 के बराबर करना। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। तब हम k की वैल्यू या अननोन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो भी हमें नहीं दे रखी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोलेगा तीनों बिंदु क्या है, सरेख है, और सरेख की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है, 0 करना है। दूसरा आता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी हमारे पास एक चतुर्भुज बना हुआ है, इस चतुर्भुज को 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में, 2 भागों में। इस तरह से बांटना है, विकीर्ण से। किससे बांटना है, विकीर्ण से, जिससे हमारे पास 2 त्रिभुज बनेंगे, एक और 2 त्रिभुज। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दो, प्लस। दोनों त्रिभुज के जो विकीर्ण से बने 2 त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दो, प्लस, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से आज की क्लास में हमने फॉर्मूले और परिभाषाएं पढ़ी, इंट्रोडक्शन किया है निर्देशांक ज्योमेट्री का। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और